बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासी आईना के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले कम और इशारे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आईनी बहसों की सरगोशियां हैं जहां 28वीं तरमीम का जिक्र हो रहा है, तो मगर वहीं पर वजाहत कहीं नजर नहीं आती, और दूसरी जानिब सियासी जमातें अपने इतने दायरे में हिकमत अमली तरतीब देती भी दिखाई दे रही हैं। उधर PTI के अंदर तवील मुशावरतों का सिलसिला जारी है। कभी मुज़ाकरात की बात सामने आती है तो कभी सख्त मज़ामत का इंदिया भी दिया जाता है, जैसे खुद जमात भी किसी एक रास्ते पर मुकम्मल मुतमईन नहीं नजर आ रही। साथ ही हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी खामोशी में लिपटी बेचैनी महसूस की जा सकती है। बयानात कुछ और कह रहे हैं और सियासी हरकत कुछ और समत की निशानदही कर रहे हैं। दिलचस्प पहलू यह भी है कि सियासी फासले कम करने की खबरें गर्दिश में हैं। कहीं पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान राबतों की बाज़गश सुनाई देती है, तो कहीं मौलाना फजल रहमान की मुमकिना सियासी चालें इस मंजर को मजीद पेचीदा बना रही हैं। ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या किसी बड़े सियासी नक्शे की इब्तिदाई लकीरें खींची जा रही हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मजहर बरलास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ ईसा नकवी ज्वाइन करेंगे और सफीना खान और हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मजहर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 28वीं तरमीम के चर्चे हैं सर बहुत ज़्यादा, और हर तरफ ये बातें की जा रही है, मगर कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आ रही। कहीं कहा जा रहा है कोई ड्राफ्ट की बातें हो रही है, ईद से पहले तरमीम आ सकती है, और कहीं पर हम देख रहे हैं हुकूमती हल्के इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं। सर, आपके मुताबिक असल मामला क्या है और ये अचानक इतना शोर क्यों हो गया है? बहुत शुक्रिया ईमान। देखिए, शोर तो होगा जब ऐसी बातें सामने आएंगी। जो पार्टियां भाग भाग के 26वीं तरमीम करती थीं, 27वीं तरमीम करती थीं, अब वो 28वीं तरमीम से भाग रही हैं। और पीपल्स पार्टी को तो थोड़ा कसा है उन्होंने, मेरा ख्याल है, जिन्होंने तरमीम मंजूर करवानी है। अच्छा। और एक इतला ये है मुबैना तौर पर कि नवाज़ शरीफ साहब भी चाहते हैं कि ये तरमीम मंजूर ना हो, लेकिन नवाज़ शरीफ चूँकि बुज़दिल आदमी हैं, वो 26वीं तरमीम के वक्त भी आ गए थे, 27वीं के वक्त भी आ गए थे। पहले नाज नखरा करते हैं, फिर आराम से आ जाते हैं, जो लाने वाले हैं ले आते हैं। आसिफ ज़रदारी की सारी सियासत का इम्तहान है। आसिफ ज़रदारी मौजूदा सियासत में जितने भी प्लेयर इस वक्त ईवान में हैं या इक़्तिदार में हैं, तो आसिफ ज़रदारी उन सब में से ज़्यादा शातिर और चालाक आदमी हैं। वो देखे क्या चाल चलते हैं। इन दोनों पार्टियों को दरअसल मुसीबत ये है कि ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि नए सूबे भी बने। अच्छा। चूँकि इन्होंने, तो आपको पता है कि वो जो मुशर्रफ ने डेवोल्यूशन प्लान दिया था बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, वो इन दोनों पार्टियों ने ख़त्म कर दिया। ये वज़ीर आला के उसमें रखते हैं कि इख्तियार सारे उसके पास हों, फंड सारे उसके पास हों, और सूबों को ये नहीं छोड़ते। वो पंजाब को नहीं छोड़ेंगे, हर कीमत पर लेंगे, वोट मिले ना मिले पंजाब चाहिए। हाँ। वो सिंध नहीं छोड़ता, वो कहता है जो मर्जी हो जाए, मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो अब मुसीबत तो बनी हुई है, इनके गले की हड्डी है। और सुना है कि उसको टालने में अभी कुछ कामयाबी मिली है उसको। अच्छा। टालने में वो आसिफ ज़रदारी चाहते हैं कि 9 जून से बजट सेशन शुरू हो जाए, तो फिर बजट में 1.5-2 महीने लग जाएंगे, तो मेरी शायद जान छूट जाए। अच्छा भाई, ये सूरत हाल है। ठीक। सफीना, आपको भी ये लगता है कि मियाँ साहब राजी नहीं है 28वीं तरमीम को लेकर? थैंक यू ईमान। मैं मजहर बरलास की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करते हुए एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ये पॉलिटिशियंस ने अपने जो कारिंदे हैं, मैं यही कहूंगी, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, जो छुपे हुए स्पोक्स पर्सन है, उनको ये लाइन दे दी है इनकलाब वाली। तो आप देखें कि अब बहुत सारा नैरेटिव जो है वो टिल्ट कर रहा है सियासतदानों की तरफ। जो लोग इनकी पेरोल पे होते हैं उनको हुक्म जारी कर दिया गया है कि अब इनकलाबी ट्वीट्स करनी है, अब इनकलाब की तरफ जाना है। तो डेफिनेटली हमारे जो खास हल्के हैं उनको इस चीज की खबर हो चुकी हुई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने स्टेक्स पे ग्राउंड ले लिया है, फर्म पोजीशन ले ली है, बार्गेनिंग शुरू हो चुकी हुई है। जरदारी साहब ने अपनी बार्गेनिंग शुरू कर दी हुई है,
बिलावल भुट्टो का आज का स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा जो वो पब्लिक में कर रहे थे। मियां साहब तो डेफिनेटली हमेशा यही करते हैं कि उनको जब कोई चीज नहीं करनी होती है तो वो ये नैरेटिव देते हैं अपने ऑडियंस को, अपने वोटर एंड सपोर्टर को कि मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज हो जाती है। ऐसे ही जरदारी साहब भी पहले बहुत बुलंदोबांद नारे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी टेबल पे आ जाते हैं। पीटीआई की तरफ से मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही। पीटीआई तो जो है वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह से वो ऑन बोर्ड आए, और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसी सिचुएशन में 28वीं तरमीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ईमान कहती हुई चली जाऊं, चाहे जरदारी साहब हूं, चाहे बड़े मियां साहब हूं या छोटे मियां साहब हूं, इस वक्त किसी का भी कोई भी इनकलाब का नारा नहीं चलना है। इन्होंने चाहे जितना मर्जी नैरेटिव बना लें कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है, होना वही है जो वो चाहते हैं। अच्छा। आज हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो ईरान गए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने सबसे पहले एक दौरा बहुत ही अहम करना है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पहले वो खुद वहां पर जाएंगे। तो जो हमारे सियासतदान है, बदकिस्मती के साथ उनका पार्लियामेंट में जाने का मकसद होता है कि अवाम को रिलीफ देना, अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने की बजाय उनको रिलीफ देना, उनकी जिंदगियां आसान करना। ठीक, महंगाई पर भी बात करेंगे आगे चल के सफीना। मैं नकवी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। नकवी साहब, किस चीज को माना जाए? सहाफी कह रहे हैं कि 4 मुसवदे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, वुज़रा कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं, अभी ड्राफ्ट फाइनल ही नहीं हुआ, इत्तेफाक राय होगी फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे कोई राबता नहीं हुआ। किस बात को असल समझा जाए, किस बात को हम समझें कि ये वाकई दुरुस्त है? ये सब सही बात कर रहे हैं। आप तमाम लोगों की बातों का एतबार करें। सबसे पहले तो ये मुगालता कि 28वीं नहीं है, ये बेसिकली वही 26वीं आईनी तरमीम है जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि काले लिफाफे में लिपटा हुआ काला नाग मेरे पास आया था और मैंने उसका फन जो है वो कुचल दिया, उसका सर कुचल दिया है। बिलावल ने कहा था कि आपको याद होगा कि उन्होंने एक बड़ी मशहूर जमाना तकरीर की थी कि किसी का बाप भी चाहे तो 28वीं ब्रूट मेजॉरिटी। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम किसी का बाप भी चाहे तो रोल बैक नहीं कर सकता। तो आप ये सारी बातें सुना करें, और खास तौर पे जो हुकूमत के वुज़रा हैं उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलने का इतना शानदार और जबरदस्त है कि जब सहाफियों ने ये खबर दी कि, आपको याद होगा हमारे कॉलीग हैं हसनात मलिक जी, उन्होंने ये खबर दी जुडिशियल पैकेज आ रहा है, और ये अराउंड मेरा ख्याल है कि मिड मार्च में उन्होंने ये खबर दे दी थी कि 26वीं आईनी तरमीम आ रही है, जुडिशियल पैकेज आ रहा है। और यही वुज़रा थे, ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, झूठी खबरें फैला रहे हैं, मीडिया को कुछ नहीं मिलता तो फिर ये बासी कड़ी में उबाल पैदा कर देते हैं, ये चाय की प्याली में तूफान है। फिर आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर जब 27वीं आईनी तरमीम से चंद हफ्ते पहले, यानी इस मुल्क का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, नायब वज़ीर आज़म है और फाइनेंस मिनिस्टर है एंड ऑल द पावरफुल इसहाक डार, वो लंदन में लैंड करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो 26वीं आईनी तरमीम हजम नहीं हुई तो 27वीं आईनी तरमीम कहाँ से आ गई, और फिर 27वीं आईनी तरमीम आ गई। तो आज जब ये फतवे लगाए हुकूमती वुज़रा की कोई 28वीं आईनी तरमीम नहीं है, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि आप इनके ऊपर एतबार नहीं कर सकते। अलबत्ता जो चीजें हम सुन रहे हैं कि इस 28वीं आईनी तरमीम में मुमकिन तौर पर आ रही है, हाँ। एक तो बराह रास्त 18वीं आईनी तरमीम में जो चीजें पास की थी, जो पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हुआ था, उसको रिवर्स करने के वाज़े इशारे उसमें मौजूद है। और ये वही बात है जो 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सका वो 27वीं में करवा लिया, जो 27वीं में नहीं हो सका वो 28वीं के नाम पे मुसव्वदा वही है जो मौलाना फजलुर रहमान और इन लोगों के मुताबिक इन्होंने डाइल्यूट कर दिया था। और इसमें ये तमाम सियासी जमातें ये बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह जाएंगी, ये वोट देंगी। 26वीं आईनी तरमीम किसको नहीं पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसिलिटेट की थी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब उसमें शामिल थे। और वो जो एक थॉट प्रोसेस है कि 18वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, 18वीं आईनी तरमीम होगी तो फिर मुल्क मुआशी एतबार से तरक्की नहीं कर सकता, ये सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे सारा पैसा, सारे वसाइल जो है वो सूबों को दे दिए हैं और सारे मसाइल जो है वो वफाक के पास इकट्ठे हैं, अखराजात हमारे पास हैं, कर्जे हमने लौटाने हैं। तो ये सोच पाई जाती है और इसका रिवर्सल जो है वो 28वीं आईनी तरमीम में, यानी कि अभी इस वक्त जो बज़ है शहर इक़्तिदार की वो बड़ी वाज़ेह है कि 28वीं आईनी तरमीम अब एक नविश्ते दीवार है। ये बजट के साथ होगी, बजट के दौरान होगी, बजट के बाद होगी, टाइमिंग मैटर कर रही है इस वक्त, बाकी ये सब कुछ हो जाएगा।
ठीक। हमाद साहब, कुछ सहाफ़ी तो ये भी कह रहे हैं ना कि किसी वजीर की बात पर कान ना धरें, 28वीं तरमीम आ रही है और इसके मुतअद्दिद ड्राफ्ट्स भी मौजूद हैं और सारा काम जो है वो खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। क्या पीपल्स पार्टी राजी हो जाएगी? देखिए, बात ये है कि तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है। पहले जब आ रही थी तो किससे पूछा गया था कि हम तरमीम लाएंगे? हाँ। 26वीं तरमीम क्या किसी की मर्जी से आई थी? 27वीं तरमीम किसी की मर्जी से आई थी? और ये छोड़ दें, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो क्या उनकी मर्ज़ी के साथ सब कुछ हो रहा था? वो तो ख़ुद उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ बाजवा कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं होता था। उनका रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है कि मेरी अहलिया मुझे कहती है कि आप वज़ीर आज़म हैं। तो जब ये सूरत हाल हो आपकी जमहूरियत का, आपके आईन व कानून का, आपके पार्लिमान का, तो फिर आप क्या इस बात पर लड़ते हैं कि भाई फ़लाँ तरमीम आ रही है, उसमें ड्राफ्ट में फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। बस जो भी होगा बस वो लाया जाएगा। आप अगर इमरान खान इक़्तिदार में हो वो उसके लिए दौड़ धूप करेंगे और वो वही करेंगे जो उन्हें बताया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में हो वो वही करेंगे। मेरे लिए ये कोई अहम बात नहीं है कि 28वीं तरमीम आ रही है और उस ड्राफ्ट में कौन कौन सी शिकें शामिल है और वो आगे क्या होगा। भाई वो तो PTI को इशारा किया जाएगा कि आपको फ़लाँ रिलीफ दिया जा रहेगा, भागते हुए आएंगे और उस तरमीम की हमायत करेंगे। अच्छा, ये कौन सी बात है? वो तो इमरान खान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। 1000 मरतबा उन्होंने कहा है। कौन सा डटना और कौन सी जमहूरियत और कौन से, भाई जो सूरत हाल है इस मुल्क में उन हकाइक को एक्सेप्ट करें। वो हकाइक हमारे सामने मौजूद है। एक दूसरे के साथ लड़ना बंद करें। ये क्या शुरू किया है? एक जमात का कारकुन बन जाता है, दूसरा दूसरी जमात का। हम सहाफ़त करें, जो हकाइक है हमारे सामने हम उसको बयान करें कि ये हकाइक हमारे सामने मौजूद है। आपकी जमहूरियत में कोई जान नहीं है, न इमरान खान के दौर में था न शहबाज शरीफ के दौर में था। आपकी जमहूरियत पहले भी नातवा थी, आज भी नातवा है। आपका आइन पहले भी उसको सुपरमेसी नहीं थी, आज भी नहीं है। आपका पार्लिमान पहले भी बालादस्त नहीं था, आज भी नहीं है। जब ये ऊपर जाएंगे फिर ठीक है, आप अपने अपने नजरियात के लिए मैदान में आ जाए। लेकिन जब आपके सियासतदानों के ये करतूत हो, हमें बताया गया था ना कि वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी और आईन की बालादस्ती किधर है? वो आज ठीक कहीं दिखाई दे रहा है? इमरान खान आज हमें कहते हैं कि जमहूरियत और आईन और कानून आज ही रहा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा दे, फिर दे के 2018 वाली सूरत हाल बनती है कि नहीं बनती। सियासतदानों ने खुद भी कोई किरदार अदा नहीं किया। उनकी नालायकियों की वजह से इस मुल्क में आईन और कानून को बालादस्ती हासिल नहीं हुई। ठीक नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मज़हर बरलास साहब, अब PTI ने एक जानिब हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, क्या समझते हैं? मफामत होगी, मज़ामत होगी? मेरे पहले तो जो बात हो रही थी ना मसवदे की, मैं उस पर एक छोटी सी बात कर दूं। देखिए, मसवदे जो है तरमीमों के, वो तो इसके जो वज़ीर कानून है उसको भी पता नहीं होता। हाँ। वो बेचारा खुद कहता है मुझे 5 मिनट पहले मिला है जी। हाँ। बिल्कुल। और जब 5 मिनट पहले मिले, कहाँ से मिले इसमें मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन वज़ीर कानून को पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या बिल आ रहा है, कौन सी तरमीम हो रही है, उसमें है क्या क्या नहीं। बिल्कुल। जब उसको ही नहीं पता तो बाकी अरकान को क्या पता होगा। ये हमाद हसन साहब ठीक फरमा रहे हैं कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको देखिए कि वो बेचारे यस नो में लटके रहते हैं। उन्हें एक हुक्म होता है कि हाँ कर देनी है, एक हुक्म होता है कि ना कर देनी है। जो बात ईसा नकवी ने की जी, देखिए 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई 2008 और 2013 के दरमियान, जब पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार था, उसमें सूबों में उस वक़्त हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में ANP की और सिंध में पीपल्स पार्टी की, और MKM भी उसी कश्ती में सवार थी, और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। तो इन्होंने मिल मिला के सब ने एक अहद किया कि हम ये इख्तियारात सारे सूबों को दे दें। उससे वफाक कमज़ोर हुआ। हमारे बहुत से महकमे ख़त्म होके सूबों में चले गए और वफाक इतना कमज़ोर हो गया कि वफाक बेचारा पैसे बाहर से लेता है और सूबों में बांट देता है, और सूबे अयाशी करते हैं
और कर्जा जो है वो वफाक ने देना होता है, उससे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। वो बल्ला सवाई साहब, एक सेकंड सर जी। देखिए, वो बल्ला साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। सूबों पर ये पाबंदी आयद कर दी गई थी उसमें कि आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना है सही। और उसने सारे पैसों का हिसाब किताब रखना है और आपको डायरेक्शन देनी है। अभी तक मुझे बताया जाए कौन से सूबे में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना है। ठीक। बस यही बात अब करनी उस दौर में जो मुबारक हो ईमान, अच्छा, फिर ये आपके शो में आज सारे ठीक बातें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट। ईसा नकवी साहब आप सामने होते तो ज्यादा अच्छी बातें करते। आप इतनी दूर से, पता नहीं आप इस वक्त किस शहर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, लिया में हैं, कहाँ हैं, तो आप होते तो चलो मुलाकात भी हो जाती। सर आपको कोई पेट्रोल पंप दस्तयाब होगा, वो मुझे नहीं है। मैंने कहा चलो ट्रैवल जो है वो ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर। वो तो देखे, महंगाई का हम नाम लेंगे तो फिर बहुत से लोगों को वो बातें चुभती हैं। भाई आपसे किसने कहा था कि मोटरवे के किनारे घर बनाए? आप इधर करीब ही बना लेते, पैदल आ जाते। अच्छा, दूसरा आपने क्या पूछा था वो मैं इस बातों में भूल गया। अच्छा, पीटीआई के हवाले। देखिए, पीटीआई की मफामत या मज़ामत? एक मजबूरी है मज़ामत करना। मफामत नहीं, मज़ामत। मज़ामत करना इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन पे लोगों का प्रेशर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। पाकिस्तान में गुर्बत 60-70% को छू रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे है पाकिस्तानी। और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ये 40 लाख पाकिस्तानी हैं जो एसी इस्तेमाल करते हैं जी। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 24.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे गर्मी में झुलसते हैं। अच्छा, बहुत से इलाकों में तो फिर लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग में भी आप देखें कि अगर हमने आईपीपीस का तस्करा किया तो फिर बहुत से लोगों को बातें चुभेंगी। हाँ। कि किस किस ने किए, किस किस को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे पैसे जा रहे हैं और डॉलर्स में ये मुआहदे किए गए। ये दुश्मनी नहीं मुल्क से तो और क्या था कि आप अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। ये मैंने पाकिस्तानी सियासतदानों का अजीब रवैया देखा है कि ये ऐसे मुआहदे करते हैं कि इनका लूट मार का बाजार चलता रहे, ठीक, और अपने ही घर को लूटते हैं, अपने ही मुल्क को लूटते हैं और दूसरे मुल्कों में पैसा ले जाते हैं। भाई, आप दुनिया के बहुत से मुल्कों को देखें, कौन से मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों में पैसे ले जाते हैं? हमेशा लुटेरे जहां होंगे उस मुल्क का पैसा बाहर दुनिया में जाएगा, किसी और मुल्क का नहीं जाता। जो मुल्क, जो कौमें बेहतर काम कर रही हैं वो पैसा नहीं इस तरह सही कि लंदन में ले जाओ, दुबई में ले जाओ, फलां मुल्क में ले जाओ, फलां मुल्क में ले जाओ। ये लूट मार का हिसाब दें। और मैं तो अपने इदारों से कहता हूं कि भाई आप किधर सोए हुए हैं? करप्शन का अब भी बाजार गर्म है और इस वक्त जो ईमान करप्शन हो रही है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस हो रही है। अच्छा, उसमें सियासतदान और अफसरान शरीक हैं। वो समझते हैं कि ये आखिरी दिहाड़ी है, वो आखिरी दिन समझ के लूट मार कर रहे हैं। अच्छा। जिन मुल्कों में जिन मुल्कों में इस्तेहकाम है सियासी, वहां इस तरह करप्शन नहीं होती। ये जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में आप नहीं करप्शन इस तरह का देखेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो वजीर भी समझता है यार पता नहीं 2 दिन रहने के नहीं। ठीक। वो जो नीचे एमडी लगा होता है वो भी समझता है कि यार 2-4 दिन ही एमडी है, कोई मौज कर लो जड़ी करनी है। तो इस तरह ये एक लूट मार का बाजार खुला हुआ है। अभी आप देखें कि एक रहीम यार खान में एक बंदा डीपीओ लगा था एक जमाने में, अब वो पंजाब में बन गया सीसीडी का कोई सरबरा। उसका रहीम यार खान में किसी आदमी से फड्डा होता है। अब पिछले दिनों उस आदमी के 4 जवान बेटे उठा के उनको मार दिया गया। अब उनकी औरतें बेचारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करती फिरती हैं रहीम यार खान में। तो मैं ये कहता हूं कि ये लोग जो कत्लो गारत कर रहे हैं ये खौफे खुदा नहीं है इनको अल्लाह से कोई डर नहीं लगता। चलो बंदों से डरे ना डरे, वो खौफे खुदा ही होता है। आप किसी के 4 जवान बच्चे उठा के मार दें और इस तरह उसकी नस्ल कुशी कर दें, तो ये क्या है?
इस मुल्क में कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं। सही। वैसे तो अदालतें बड़ी सो मोटो एक्शन लेते थी, आधी आधी रात को भी जाग के इल्ला माशाल्लाह जज साहब बैठ जाते थे। तो ऐसे इश्यूज पर क्यों नहीं जज साहब जाते? यहाँ हम नुकता सफीना, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। तलाल चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि हुकूमत ने पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं की, पीटीआई खुद से कहानियां बना रही है, लेकिन अखबारों में ये भी खबरें कि खामोश मफाहमत हो रही है। इमाम देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासतदान सेम पेज के ऊपर हैं। तहरीक इंसाफ अपने सूबे में करप्शन कर रही है, सिंध के अंदर अपनी करप्शन हो रही है, पंजाब के अंदर अपनी करप्शन हो रही है। तो यहाँ दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है। यहाँ यूट्यूबर्स को 36 लाख रुपीस दे दिए जाते हैं। यहाँ पर लोगों को ऐसा हायर किया हुआ है कि खुदा की पनाह, हम अपनी रिस्क हलाल भी मेहनत से कमाते हैं तो ताना सुनते हैं। तो यहाँ को लोगों को मशीरों के मशीर पता नहीं क्या क्या ऐसे लोगों को तैनात किया गया है जिनको अंडर द टेबल भी पैसे दिए जाते हैं। तो आप वो बात ना करें कि सामने किनको दिया जा रहा है। हर हुकूमत के अंदर जो है, हर सूबाई हुकूमत के अंदर लोगों को बेदरेग नवाजा जा रहा है। शायद उनको अब ये लग रहा है कि जो जैसे इनकलाबी बयानियां बनाने के लिए कि शायद उनका वक्त करीब है, अब शायद कोई नया इनकलाब आएगा तो ये उन लोगों को नवाज दिया जाए ताकि ये दोबारा जब हम इक़्तिदार से फेंक दिए जाएं बाहर या हम निकल जाएं अपनी नाहली की वजह से, तो दोबारा ये तोते हमारे लिए बोल सके। ये है इन सियासतदानों की करप्शन जिनको बवक्ते जरूरत टाउट दस्तयाब होते हैं। और ये मेरे और आप जैसे लोग ही टाउट होते हैं, या हर हुकूमतों के अंदर टाउट होते हैं। इमरान खान साहब खुद कितने बड़े कठपुतली थे जिसका इजहार वो खुद करते हैं कि मैं तो अपनी कबीना का कोई बिल भी पास नहीं करवा पाता था जब तक जनरल फैज साहब जो है वो मुझे लोग इकट्ठे नहीं करके देते थे। यही हाल इस हुकूमत का है। तो हमारे सियासतदानों का मसला आप और मैं नहीं है, पाकिस्तान की अवाम नहीं है। अपना इक़्तिदार है और अपने इक़्तिदार में रखे हुए तोतों को पालना है। आप और मेरे लिए कोई नहीं लड़ना चाहता और आपके और मेरे लिए ना कोई इनकलाब लाना चाहता है। यहाँ सब इंतजार में बैठे होते हैं जब हमारा सियासतदान, जब हमारा दूल्हा बन के इक़्तिदार में आएगा तो हम भी नवाजे जाएंगे। जब ये मकसद, हम करप्ट इतने ज्यादा हैं कि हम चाहते हैं कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो इक़्तिदार में आए तो हम नवाजे जाएंगे। ये मेंटालिटी है, ये हमारी ये माइंडसेट है हम लोगों का। हम इतने करप्ट हो चुके हैं मॉरली भी और फाइनेंशियली भी। अब बात करते हैं इनकलाब लाने की। ये हुकूमत अपने फायदे के लिए लग रही है। ये क्यों चाहेगी कि पीटीआई को कोई सहूलत मिले या वो कोई फैसिलिटेट करके हम उनको अपनी कुर्बानी दे दें और उनको लाके अपने सर पे बिठा दे। पीटीआई तो ऑलरेडी उनके साथ ऑन बोर्ड है। इमरान खान साहब का अकाउंट खामोश है। उनकी बहनें किन से छुप के मुलाकातें कर रही हैं। अच्छा। सोहेल अफरीदी किन के साथ जाके मुलाकातें करता है ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं ईमान। अच्छा। क्या अलीमा आपा के खुद अपनी फरमाइशों के ऊपर जो है वो मुलाकातें बंद हुई हुई हैं या मुझसे पूछती हैं? ये तो अपने सगे नहीं है। कौन सियासतदान जो है यहाँ बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। तो ये सियासतदान इतने ब्रूटल है, मैं कहती हूँ इतने सफाक हैं ये सियासतदान कि आपके और मेरी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से आप और मेरे जैसे लोग इनका चारा बनते हैं। जब ये मजलूमियत का कार्ड खेलते हैं तो हम जैसे लोग इनके लिए आके रोते हैं। मैं इनकार कर चुकी हुई हूँ कि मैं किसी सियासतदान के लिए रो नहीं सकती। मैं किसी सियासतदान के लिए आगे चंटिंग नहीं कर सकती। अपनी मेहनत से, अपने हक हलाल से कमाते हैं। जिसके लिए काम करते हैं उस टीवी चैनल के लिए बोलेंगे, वो जो उनकी पॉलिसी हो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं किसी सियासतदान का टाउट, किसी का चारा बनने के लिए तैयार नहीं। इदारों को भी सोचना चाहिए कि जिनको आप लोगों ने पेरोलों पे रखा हुआ है, जिनको आप लोग नवाज रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। मैं तो अब इस हद तक आ चुकी हुई हूँ कि पाकिस्तान के लिए मारे हम खाएं, पाकिस्तान के लिए गालियां हम सुने, नवाजे ये यूट्यूब जा रहे हैं। 36 लाख, किसी का 1,500 पाउंड जो है वो मंथली लगा हुआ है, किसी का मैं कहती हूँ 5 लाख रुपया लगा हुआ है। हाँ। तो पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम की करप्शन हो रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब नवाजे जा रहे हैं। सब किसी ना किसी तरह से मुंह में भरे जा रहे हैं नोट। तो ये ना कहें कि आप और मेरी तरह के जो आगे इनकलाबी बन के बैठे हैं उनके मुंह में नहीं जा रहा। सबके मुंह में ठूसा जा रहा है। कोई यहाँ नहीं बख्शा जा रहा। जो भी आके बोल रहा है, जिसको फैसिलिटेट किया जा रहा है टीवी के ऊपर, सब नवाजे जा रहे हैं। ईसा, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। पीटीआई ने जो हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, इसके बाद आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मज़ामत होगी, तहरीक चलेगी, और क्या प्रीवियस जितनी तहरीकें चली हैं उसकी तरह ये भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है? एक तो वैसे आपके तवस्सुत से सफीना साहिबा से पूछना, ये 36 लाख का तज़किरा इन्होंने बहुत मर्तबा किया, ये किसको दे दिया 36 नहीं, मैंने आज ही किया है, आज ही किया। अच्छा, ये आपका अंदाजा है या आप वैसे ही कह रही हैं या कोई? नहीं, अरे नहीं, मेरी खबर है। इनके पास खबर है। 36 लाख रुपया मिला है। अच्छा, हुकूमत ने अपने हक में झूठ बोलने के लिए? मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं कह रही हुकूमत से भाई निकाह मिला है। जिस किसी ने, कोई हुकूमत हो सकती है, सूबाई हुकूमत भी तो हो सकती है ना। हाँ। अच्छा, ये 36 लाख तो बहुत सारी है पाकिस्तान के अंदर।
महाना है या ईयरली है? अभी वन टाइम किसी प्रोजेक्ट के लिए मिला, चले इतना ईसा मुझे आप पता जवाब चला। दें, वो तो कहती हैं सबको मुंह में ठोसा जा रहा है, आप भी जरा ईसा बताओ भाई। जी सर। अच्छा, जो पीटीआई के हवाले से बात की और पहले भी जो बात चल रही थी तलाल चौधरी साहब की, देखिए मैं आपको ना पार्ट ऑफ इट इज माय एनालिसिस एंड मोस्ट ऑफ इट इज माय इंफॉर्मेशन। एक बात जहन में रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यानी इक्तदार से जाने के बाद से इमरान खान के एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब किसी न किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता नहीं रहा। अच्छा। अब असल मामला यहाँ पर आता है, ट्रिकी यहाँ पर होता है कि पीटीआई उस राब्ते को ट्रांसलेट करती है या समझती है कि ये उनको वापस इक्तदार का रास्ता दिखाने के लिए है, ये राब्ता दोबारा इक्तदार की सीढ़ी है। और दूसरी तरफ डंग टपाऊ पॉलिसी जिसको कहते हैं कि आपने वक्त गुजारना है, आपने एंगेज करना है, आपने उनसे, जाहिर है कि ये राब्ता टूटा कभी नहीं है। असल मामला ये है कि आप ये समझते हैं कि कोई डील होने जा रही है, दूसरी तरफ दोनों जो तरफेन है वो एक दूसरे को प्ले करने की कोशिश करती हैं। अब जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अल्टीमेटम दे रही है और उस अल्टीमेटम के नतीजे में कोई चीजें पलट जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि इफ एट ऑल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजोरे ताकत और अपने एहतजाज के बल पे हुकूमत घुटनों पे आ जाती, उनकी बात मान जाती, सरेंडर कर जाती, तलपट हो जाता, निजाम लपेट दिया जाता, उनको कोई इक्तदार में वापस रास्ता मिल जाता, तो वो साल 2022 था। अच्छा। साल 2022 में 25 मई का वक्त था, वो और मुख्तलिफ वाक़े आए थे। अगर ऐसा कुछ होना था तो फिर 2024 का इलेक्शन रिजल्ट जब आया था, जब मोहसिन नकवी साहब के यहाँ जो उस वक्त दायरे के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, एक दावत देकर जरदारी साहब की जमात से और मुस्लिम लीग नून से लोगों को बुलाकर ये सिस्टम जो है वो बुना गया था। जी। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड स्मार्टली खेलती तो वो दे कुड मेक इट बैक, वो कुछ चीजें हो सकती थी। उस वक्त निजाम बहुत ज्यादा दबाव में था। अभी तो हम जब बात कर रहे हैं, चाहे आप इसको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी कहें, चाहे आप इसमें कोई हुकूमत का थोड़ा सा हिस्सा मिलाने के लिए तैयार हो जाएं, सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान लाइमलाइट में है और मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि इससे बड़ी तो हमारी कामयाबी कोई नहीं है। पाकिस्तान ने, देखें पाकिस्तान की तारीख में, मैं तो डेडिकेटेड फॉरेन पॉलिसी कवर करता रहा हूँ, पाकिस्तान को जितनी ग्लोबल इंपॉर्टेंस इस वक्त मिली है, आप 24 आवर्स के विंडो में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को पाकिस्तान के मुतल्लिक पॉजिटिवली बात करता सुनते हैं। ऐसा तो पहले माजी में कभी नहीं था। तो मौजूदा हुकूमत अब तो इतरा रही है, अब तो ये समझ रही है कि हमने तो पता नहीं कौन सा ओलंपिक मेडल जीत लिया, अब तो हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कौन से गल्फ स्ट्रीम के जहाजों से लेके आप बड़े आराम से 400 से ऊपर पेट्रोल की प्राइस के ले जाते हैं। आप फिर ये भी कह देते हैं कि अगर हम इससे भी 50 रुपए बढ़ा लेते तो आवाम क्या कर लेती। तो ये दीदा दलेरी है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आप समझते हैं कि आप स्याह सफेद के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जिस मकाम पर थी अपने पावर के, वो सियासी उरूज बहुत कम सियासी जमातों को या सियासी रहनुमाओं को दस्तयाब रहा है। और फिर सिस्टम में उनके लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, मीडिया में सपोर्ट उनके लिए थी, उनकी ब्यूरोक्रेसी में सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, उनकी जुडिशरी में सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। जब आप उसको उस वक्त कैश उस तरीके से नहीं करवा पाए कि इतने ज्यादा वोट लेने के बाद, सीट्स लेने के बाद भी यू कैन नॉट मेक इट बैक टू द पावर कॉरिडोर्स, तो आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी, आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है। ये जरूर है कि हालात से तंग आए हुए अवाम खुद ब खुद ऐसे बाहर निकल आए और बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये कर गुजरना होता तो वो पिछले 3-4 साल में, मैंने आपको मौके गिनवाए हैं, आए थे जिनको कैश नहीं किया। ठीक हो गया। इसी पर मजीद भी डिस्कशन जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमाद हसन साहब, केपी के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मरवत साहब ने भी पिटीशन दायर की है और कहा जा रहा है कि कोई इन हाउस तब्दीली की भी बातें हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब की तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बीबी ने जो बात की, वाकई वो बात ठीक है
36 लाख तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मुईद पीरजादा को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ तो चकवाल से लेकर बीदिया रोड तक किस किस के बड़े बड़े फार्म हाउस उगाए थे। कौन हवाई जहाज़ें खरीदता रहा, किसके कनाडा से लेकर लंदन तक रेस्तुरां है। ये 36 लाख तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गर्क कौन हो रहा है? गर्क वो आदमी हो रहा है जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं है ना, एक टाउट है किसी जमात का, उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं। उसने तो सहाफ़त का लिबादा ओढ़ लिया है और खेल रहा है। हम लोगों के लिए मुश्किल है। हम एक तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए सारा महीना काम करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सहाफ़त के लिए मायार सेट करें। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि इसने रिपोर्टिंग कितनी की है। तनख्वाहें भी बंद हो जाती है कि रिपोर्टिंग कितनी की है, डेस्क पे कितना काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कितनी की है, कितनी ठीक साबित हुई है, इसने आर्टिकल्स कितने लिखे हैं, इसने एडिटोरियल पे कितना काम किया है। ये एक क्राइटेरिया बना ले भाई। अगर आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबके लिए क्राइटेरिया बना सकते हैं तो सहाफ़ी के लिए भी बना ले ना। फिर देखे कि और एक लाइसेंस जारी करे कि ये सहाफ़त कर सकता है। ये क्या आसान तरीका निकाला है कि जिसके जेब में एक मोबाइल है वो मोबाइल लगा ले स्टैंड पे और शुरू हो जाए बक बक करे। न एथिक्स है, न सहाफ़त को समझता है, न उसके तकनीक को समझता है, एथिक्स तो जाहिर है फॉलो करने चाहिए, अखलाकियात को समझता है। एक मिनट यार, मैंने बात नहीं की थी। तो मायार सेट हो जाएगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, अगर गंडापुर सरगर्म है, मैं अभी 2 दिन पेशावर में था, मैं कल रात को देर से पहुंचा, बल्कि जब कल वो वजीर हल्फ उठा रहे थे तो मैं वहाँ पे भी मौजूद था। चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, गवर्नर साहब भी। मैं कुछ चीज़ों को रीड करता रहा हूँ और वो चीज़ें ये है कि सुहेल अफरीदी इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। वो क्यों खौफजदा दिखाई दे रहे हैं? इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उसने पेशावर से समीउल्लाह को, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा, समीउल्लाह को उसने मिनिस्टर बनाया। समीउल्लाह शाह फरमान का बंदा है। शाह फरमान अनइलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड शानदाना, गुलजार, अरबाब, शेर अली, ये सारे जो है, कासिम अली शाह तक उनका बंदा तो नहीं आया ना, वो खुद आए। अब जाहिर है उन्होंने नाराज होना है। करक से उसने शाहिद खटक के, खुर्शीद खटक को काबीना में शामिल किया, लेकिन जो गंडापुर का करीबी साथी था सजाद बरकवाल, उनका ग्रुप बाहर हो गया, वो नाराज हैं। वजीरिस्तान से आसिफ मसूद नाराज हैं, जो पहले वजीर आला के लिए कैंडिडेट थे। आसिफ मसूद के भाई कमिश्नर पेशावर हैं, उनके वालिद PTI के सेनेटर हैं, दोस्त मोहम्मद मसूद साहब। अब उनका ग्रुप नेक मोहम्मद, ये सारे नाराज हैं। इसी तरह दीर में हमायून और लियाकत को बनाया, दीर का दूसरा ग्रुप नाराज हो गया। स्वात में फजल हकीम और डॉक्टर अमजद नाराज हैं। इसी तरह हज़ारा में नज़ीर अब्बासी, अली असगर खान का कैंडिडेट था, उसे लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ मुश्ताक गनी और ये सारे लोग नाराज हो गए। अब एक तो ये सामना है सुहेल अफरीदी को, नाराज एक तगड़ा ग्रुप सामने आया। दूसरी बात ये कि सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को घर बिठाए, जूनियर को अहम तरीन पोस्टों पर बिठा दिया है, जिनके साथ तो कभी पतंग लग जाता है, कभी कोई और लग जाता है। पैसों का खेल जारी है। सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो घर बैठे हुए सेक्रेटरी मादनियात थे, उनके साथ एक वजीर का झगड़ा हुआ और फिर उसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी पेश कर दी और उसको घर पे बिठा दिया, एक और अफसर को वहाँ पे ले आए। तो ब्यूरोक्रेसी अलग से मुखालिफ है। गंडापुर को कुछ सियासी कुव्वतों की भी हमायत हासिल है, कुछ और लोगों की भी शायद हासिल हो। अगर शेर अफजल मरवत उसके करीबी साथी हैं, वो कोर्ट में गए हैं, तो ऐसे नहीं गए। गंडापुर की पस पर्दा मुस्लिम लीग नून से भी मुलाकातें हो रही है और कुछ और जमातों से भी मुलाकातें हो रही है। अगर गंडापुर मैदान में आए तो सुहेल अफरीदी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। पार्टी के अंदर भी एक बड़ा धड़ा अलग हो सकता है। ठीक, मजहर बिरला साहब, ये भी कुछ बातें थी कि सितंबर तक सिस्टम चेंज हो सकता है, कौमी हुकूमत बन सकती है, क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है बात। उसमें इंटरव्यूज़ हुए बहुत से लोगों को। मैं तो नहीं कहता, जो लोग इंटरव्यूज़ देकर आते हैं वो हमें बता देते हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ हो गए हैं जी कौमी हुकूमत के लिए। अच्छा। और प्रॉब्लम तो इनको है। देखिए, ये 28वीं तरमीम पे इधर उधर जो मर्जी कर लें, चलाकियां कर लें। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है इनको भेजने का, बजट के बाद भेज देंगे मेरा ख्याल है। सही। ईसा, सितंबर तक बातें हो रही हैं कि सिस्टम चेंज हो सकता है और कौमी हुकूमत बन सकती है। मजहर साहब कह रहे हैं इस बजट के बाद इनको घर भेजने का प्लान कर लिया गया है।
अच्छा, आपने ना हैरान और परेशान नहीं होना। ये जो पैटर्न है 26वीं आईनी तरमीम से पहले, 27वीं आईनी तरमीम से पहले, अब इसका रिपीट टेलीकास्ट ऐन मुमकिन है कि हो सकता है। ठीक। दो चीजें हैं, एक ये कि 28वीं आईनी तरमीम में तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए जाएं। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मजहर साहब का जो एनालिसिस है वो किस बुनियाद पे है कि 28वीं आईनी तरमीम में वो तमाम चीजें जिस निजाम को शक्ल देनी है, जो फैसला साजों के यहाँ सोच पाई जाती है, वो तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए जाते हैं और फिर इनको लाइबिलिटी समझकर इस सारे निजाम को लपेटकर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। और उसमें जो पसूड़ी पड़ी थी 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट में, कि जिसके ऊपर इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, अगरचे हुकूमत को खुद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, कि ये जेन्युइनली आए हैं या फिर इनको लाया गया है। लेकिन ये एक चीज जाहिर है कि मुमकिन है भाई कि आप genuinely कोई नहीं सारे आता इस मुल्क में। ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लें और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद एक धो धा के, एक जबरदस्ती, एक नई असेंबली, एक नया निजाम जो है वो आप ले आए। लेकिन दूसरा मामला ये हो सकता है कि ये तमाम खबरें कि निजाम लपेट दिया जाएगा, ये तमाम खबरें आना शुरू हो जाएं कि फाइलें तैयार हो गई हैं, 2000 अरब की करप्शन हुई है, 3000 की, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें कारोबारी शख्सियात है, उसमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट सियासतदान है जिन्होंने खाया है, और उनके रिकॉर्ड के साथ ये सारी चीजें सामने रख दी जाए और उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए 28वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। और फिर ये थोड़े बहुत शिकवे, लड़ाइयां, बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज होकर फला चले गए, पीपल्स पार्टी ने कोई डेलीगेशन तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए भेज दिया, तहरीक इंसाफ ने वो खैर सगाली का पैगाम, मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से एक्टिवेट हो गए, उन्होंने जलसे में मरीम नवाज या निजाम या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की बातें कर दी। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस कि जब भी आपने इतनी बड़ी तब्दीली लानी है कि जिसको लाने के हवाले से जो दूसरी हुकूमती बड़ी जमात है उसका चेयरमैन अलल ऐलान ये कह चुका हो कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो 18वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर सके, तो फिर उसको करवाने के लिए ये सब चीजें तो होंगी। ठीक। सफीना, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि बजट भी आ रहा है, क्या समझती हैं, IMF का बजट होगा या अवामी बजट होगा? ईमान, मैं एक बात कहती हुई चली जाऊं कि ये जो लोग 28वीं तरमीम के लिए रुकावटें बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौन लोग? और अभी भी कौमी हुकूमत, अभी भी कौमी सियासतदान, अभी भी कौमी हुकूमत ही है। और अगर कौमी हुकूमत के रहते हुए नए चेहरे आ जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। मोहसिन साहब मोहसिन भी हैं और सब कुछ भी हैं, तो इन्हीं लोगों में से ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सबको रैप अप करके घर भेज दिया जाएगा और नए चेहरे मेरे जैसे और आप जैसे आ जाएंगे। यही लोग होंगे, शफल हो जाएगी कैबिनेट। आप अगला वजीर आजम किसको देख रही हैं? मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहती भी चली जाऊं कि लाइसेंस जो है जर्नलिज्म का, मैं यूके में रहती हूँ, यहाँ मुझे लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक यहाँ पर लाइसेंस है मेरे पास जर्नलिज्म का। मैं यहाँ पर मीडिया हाउस में बैठकर काम भी कर सकती हूँ, यहाँ पर जर्नलिज्म भी कर सकती हूँ, मीडिया रिपोर्टिंग भी कर सकती हूँ। तो पाकिस्तान से कोई बैठा हुआ ये स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकता कि क्योंकि वो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको इख्तियार मिल गया है कि उन्होंने किसी को कहना है कि वो जर्नलिस्ट है या नहीं है। जिसको वो कहेंगे कि ये जर्नलिस्ट है उसको जर्नलिज्म माना जाए या उसको कहा जाए ये मीडिया के लिए काम कर सकता है। दुनिया बहुत ब्रॉडर हो चुकी हुई है, हमारे बुजुर्गों की हमारे लिए एहतराम है, इज्जत है, लेकिन वो ये भी देखें कि जनरेशन चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है। आपके मुताबिक जो जर्नलिज्म करेगा वो जर्नलिस्ट नहीं कहलाता है। जो दुनिया जिसको कहती है जर्नलिस्ट वही होता है। मीडिया पे काम करने का भी राइट उसको होता है। मेरे और आपके पास इख्तियार नहीं रहा कि हम किसको अलाउ करेंगे काम करने के लिए और किसको नहीं। ठीक, आपने जवाब नहीं दिया। IMF का बजट होगा या अवामी बजट होगा? शॉर्ट कमेंट। मैंने आपसे कहा कि बजट वही होगा। अभी ये सियासतदान क्या करते हैं, पहले आज तक कभी कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए बजट बना है? किसी के लिए नहीं बना। ठीक, ईसा योर टेक। मेरा ख्याल है कि बजट जो है वो हुकूमत जैसे पहले बजट लेकर आई है, मैं पहले कह चुका कि हुकूमत को और इक़्तिदार में मौजूद जमातों को अगर ये खौफ हो कि हमने अवाम से जाके वोट लेना है तो बजट आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से फंसा हुआ है, IMF प्रोग्राम, ये शराइत, ये सारा कुछ आपको या तो आपके पास कोई सोने की कान निकल आए, या आपके पास ऑयल की कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाए, या आपको कोई अच्छे हुक्मरान मिल जाए जो खलूस दिल के साथ असल काम करने का करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनसे, जिन्होंने इस मुल्क के पैसे को लूटा है उनसे पैसा वापस लेकर आए। दुबई में जितना पैसा मौजूद है, अबू धाबी में पाकिस्तान का जितना पैसा है, दुनिया भर में गया है, उसको वापस ले आए। तो फिर तो कुछ चीजें बजट जो है वो आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, वरना फिर बजट वही बनेगा जो IMF कहेगा, बजट वही बनेगा जो आपके फिस्कल रिस्ट्रेंट है उसके मुताबिक ही बने। ठीक जी, हमाद साहब। वो
जर्नलिज्म के लाइसेंस के हवाले से बीबी ने बात की, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं अपना नुक्ता जी, नज़र दे IMF चुका का हूँ। बजट होगा या अवामी बजट, इस पर कमेंट? अब दूसरी मैं उस पे मेरा कोई जवाब रिस्पांस नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को प्रेशर करें। तो फिर क्या जो है? इंटरनेशनल फिर क्यों फाइनेंस नहीं इदारे रिलीज होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, पूरे दुनिया में इस तरह का निज़ाम चलता है। बल्कि बरलास साहब ने कहा कि यहाँ से पैसा जाता है, कभी ऐसा होता है सर, आप स्विट्ज़रलैंड के बैंकों की तारीख कभी पढ़े तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई हो। ये पूरी दुनिया से इस तरह होता रहा है। इसी तरह ये जो अगर IMF एक मिनट ईमान देखिए, अगर IMF वर्ल्ड बैंक के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हो रही है तो किसको इनकार है कि हम मुआशी बहरान का शिकार नहीं है। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हमें उन इदारों की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई टीम आए तो हम कहें कि हाँ भाई ये दे के हमारा बजट वो बनाएंगे। उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होते हैं। ठीक, मजहर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझते हैं कि ये जो बजट आ रहा है इसमें अवामी रिलीफ होगा कुछ? देखिए, पाकिस्तान में आज तक एक वज़ीर आया, वज़ीर ख़जाना, जो IMF या वर्ल्ड बैंक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, वो मियाँ यासीन वट्टू था जनेजो दौर में। ठीक, वो एक वाहद वज़ीर है जो आया पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कि जो IMF या वर्ल्ड बैंक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। बाकी तो सारे चिमचे आते हैं। और ये अवामी बजट नहीं होगा, ये IMF का बजट होगा। मुझे अयूब खान का दौर याद आ रहा है, जब शुएब वज़ीर ख़जाना था तो एक दिन ये जो छोटे मुलाजमीन है, क्लर्क टाइप, ये बेचारे कोई जुलूस इन्होंने निकाला हुआ था, तो वो वज़ीर साहब गुजरे तो वो कह रहे थे चमचा ही होए, चमचा ही होए। तो वज़ीर ने अपने स्टाफ अफसर से पूछा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। वो कहने लगा छोड़े सर, ये कोई कटलरी की बातें कर रहे हैं बस। अच्छा। यानी उसने ऊपर धो दिया उसको, ये कह के कि कटलरी की बातें कर रहे हैं। तो ना शुएब जो था वो IMF और वर्ल्ड बैंक की मर्जी के खिलाफ था, ना महबूबुल हक खिलाफ था, ना इसहाक डार उनकी मर्जी के बगैर था, ना कोई हफीज शेख उनकी मर्जी के बगैर था, और ना ये औरंगजेब साहब उनकी मर्जी के बगैर है। शौकत तरीन भी, मैं तो कह रहा हूँ एक बंदे का नाम लिया है मैंने कि मियाँ यासीन वट्टू। सिर्फ जनेजो दौर में एक बंदा आया था जो ये आलमी इदारों की मर्जी के खिलाफ था, बाकी सारे उनकी मर्जी से आते हैं। और IMF की मर्जी से कुछ बजट एक्सपेक्ट ना बनेगा। करें इनसे। नहीं, अवाम का कोई, अवाम से ताल्लुक ही नहीं होता इन वज़ीर ख़जाना का। ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सियासी आईना नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।